होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज हम लोग आपके बायो से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका आधा पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है उसे पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाएंगे। तो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जितना पढ़ेंगे सफिशिएंट है आपका, इसी के अंदर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। नोट्स के लिए आप यहाँ पर पॉइंट वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा करके आपको चीज़ों को दिया गया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में फिर हम लोग SQP 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। हेरिडिटी होता क्या है? तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर डीएनए कॉपिंग के समय पूरी तरीके से एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का नहीं हो पाता है और कुछ वेरिएशंस जो है वो आ जाती हैं। तो यहां पर दो चीज है, ज्यादातर पोर्शन जो कि कॉपी होता है उसे हम लोग सिमिलरिटीज बोलते हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला आता है, इसे हमें हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। जबकि जो डिसिमिलरिटीज है वो छोटा सा हिस्सा जो एग्जैक्ट कॉपी के शक्ल में नहीं आता है बल्कि उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाती हैं, यानी वो डिसिमिलरिटी को हम लोग वेरिएशंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। यानी कि वैसा कैरेक्टर्स, वैसे ट्रेट्स जो कि सिमिलर हों, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले आए, वो हेरिडिटी का हिस्सा है, और जो डिसिमिलरिटीज है वो वेरिएशन का हिस्सा है। तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, और इवैल्यूएशन जो है इसी वेरिएशंस की वजह से आता है। वैसे इवैल्यूएशन पोर्शन हटा दिया गया है, इसे हमें पढ़ना नहीं है। तो आइए फिर समझें यहां पर कि ये हेरिडिटी और वेरिएशंस का डिफिनेशन क्या है। तो हेरिडिटी रिफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो हेयर हैं इसका कलर ब्लैक है, पेरेंट्स के भी वही थे, बच्चों में भी यही आया। आंखों के बीच में आप देखिएगा कि ब्लू कलर या फिर ग्रे कलर या फिर ग्रीनिश कलर जो है वो नजर आता है। अगर सेम कलर जो पेरेंट में है वो बच्चों में आया तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसलिए वो हेरिडिटी है। जैसे कि ईयर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, ईयर का लोब, तो इसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लोब्ड फॉर्म में है और ये अटैच्ड है, यहाँ पर लोब बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट आइए वेरिएशन। जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं आते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आ जाए, तो उसको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर माँ बाप दोनों की हाइट ज़्यादा है और बच्चे की हाइट कम हो जाती है तो वहां पर कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं। इस फिगर के हिसाब से देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं अटैच्ड जो है वो लोब्स है और ये फ्री ईयर लोब्स है। अगर माँ बाप दोनों के ईयर लोब्स जो हैं वो फ्री हैं और बच्चे में ये अटैच्ड चला है तो हम उसे वेरिएशंस के फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर कंसिडर करें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जिस वक्त रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हमारी सेल्स जो है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये मियोसिस के प्रोसेस से गुजरती हैं और उसके अंदर जो हमारी डीएनए होती है वो कॉपी होती है, यानी कि एग्जैक्ट नकल तैयार होता है। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस रह जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि ये डीएनए कॉपिंग नहीं होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशंस या ना के बराबर देखने को मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुछ वेरिएशंस फर्दर आगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, अपने आप को जीवित रख पाता है। जबकि कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाता है और वो
एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया कि वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर आज के ज़माने में नहीं है तो हम बोलेंगे उसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स है वो। यहाँ पर आप बैक्टीरिया को देखिए, ये एक बैक्टीरिया का फॉर्म दिखलाया गया है। ये मानकर चलिए हेड है, टेल है। तो ये बैक्टीरिया का हेड, टेल, लेफ्ट और राइट ये सारा का सारा ब्लू है, बॉडी भी ब्लू है। लेकिन जो इसकी ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पर, इसका हेड देखिए आप रेड हो गया और दूसरा ऑफ स्प्रिंग का टेल जो है वो ग्रीन हो गया। अब जब इसके आने वाले जनरेशन जो है यानी उसके ऑफ स्प्रिंग जो थे उसमें दोनों में ये हेड तो रेड रहा, लेकिन आप देखिए लेफ्ट इसका जो है वाइट हो गया, इसका राइट जो है वो रेड हो गया। जबकि इस ऑफ स्प्रिंग का आप देख रहे होंगे कि जो जनरेशन था, नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग थे वो इसका बॉडी लाइट ब्लू हो गया, नीचे ग्रीन हो गया, ठीक है। और इसकी जो है जिस तरह से पेरेंट थी उसी तरह की है। इसको दूसरे एग्जाम्पल के तरह समझ सकते हैं हम लोग कि किसी बैक्टीरिया को अगर हाई टेम्परेचर पर या फिर बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर सर्वाइव करना हो तो मानकर चलिए हाई टेम्परेचर के लिए ये रेड जो है वो आपका हेड होना ज़रूरी है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। और बहुत कोल्ड टेम्परेचर के लिए ग्रीन बेस होना ज़रूरी है, तब सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट में ना तो हेड रेड था ना ही बेस ग्रीन था। लेकिन वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि ये बैक्टीरियाज हॉट स्ट्रीम में सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को, ये नहीं कर पाएंगी वहाँ पर, लेकिन बहुत ही कोल्ड रीजन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि वेरिएशंस की वजह से जो चेंजेस आती हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं, जबकि कुछ में अडेप्टेशन नहीं हो पाता है और वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशन हमें एनेबल करता है, यानी ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके। एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वेरिएशंस जो है हेरिडिटी का बेसिस है, यानी हेरिडिटी के साथ ही वेरिएशंस नजर आएगा। इवोल्यूशन के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इवोल्यूशन का मतलब है इंडिविजुअल के अंदर वो डेवलपमेंट होनी जो कि पहले नहीं थी, यानी कि फादर फॉर फादर में नहीं था लेकिन वो ऑफ स्प्रिंग में चला आया, उसे हम लोग वेरिएशंस को, उस वेरिएशन को जो कि बेहतर होता है उसे इवोल्यूशन का शक्ल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि डायनासोर्स बहुत भारी भरकम जीव थे और इस अर्थ पे जब हो सकता है अर्थक्वेक आया हो उस जमाने में या फिर साइक्लोन आया हो तो वो भाग नहीं पाया, अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भरकम ढील ढाल वाले थे वो सब, और वो सब के सब खत्म हो गए। लेकिन आप क्रोकोडाइल को देखिए, क्रोकोडाइल जिस वक्त ये सारा चीज हुआ होगा वो पानी में चला गया, यानी कि उसने पानी के अंदर सरवाइव करने का एक कैपेसिटी डेवलप कर लिया। और फिर आने वाला समय में आज आप देखते हैं कि वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, दोनों ही जगह जानवरों का शिकार कर सकता है वो और सरवाइव कर सकता है वो। तो ये जो नई हैबिट्स डेवलप हो गई जो हमेशा के लिए उसके साथ रह गया, वही इवोल्यूशन है। तो ट्रेड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड जो हम लोग हेरिडिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी जो फोर फादर से हम लोग खुद में लेते हैं, वो ट्रेड्स जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाता है। और दूसरा ट्रेड होता है एक्वायर्ड जो हम लोग सर्वाइव करते हुए खुद से गेन करते हैं। जैसे कि कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंसी डेवलप कर ले किसी काम को करने का, या उसको लेकर के स्पेशलिस्ट हो जाए वो, या फिर कोई आदमी जिम जा करके और अपनी जो है बॉडी को 6 पैक बना ले, 4 पैक बना ले, लेकिन क्या उसके ऑफ स्प्रिंग में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लें। पहला टर्म है जीन। तो जीन जो है ये बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। जीन जो है डीएनए से बना हुआ होता है और डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जिसके वजह से कोई कैरेक्टर या ट्रेट उस पर असर पड़ती हो, उसी को हम लोग, उस सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है एलील्स। तो हर कैरेक्टर और ट्रेट के साथ एक पेयर जो है ट्रेट्स काम कर रहा होता है। हम लोग देखेंगे आगे, जैसे मान करके चलिए कि कोई प्लांट टॉल है
तो उसके साथ एक एलील टॉल का कैपिटल टी लिखेंगे, और उसी के साथ एक दूसरा एलील हो सकता है उसके साथ ये कैपिटल टी ही हो, लेकिन हो सकता है एक कैपिटल टी के साथ दूसरा एलील स्मॉल टी हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से जोड़े में चलता है, या फिर वो स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये कैपिटल नहीं होकर के ये ड्वार्फ हो जाएगा या स्मॉल हो जाएगा। तो ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को ये प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से जीन जो है वो ट्रांसफर होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और उसका क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग पी प्लांट का बहुत सारा कैरेक्टर्स को लेंगे, जिसमें एक कैरेक्टर ये टॉल प्लांट है। तो टॉलनेस को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होगा, ठीक है, उसे एलील कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ड्वार्फनेस को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होगा उसे हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एलील जो है वो पेयर में होता है, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर या एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स जो है वो डेवलप होकर के चली आती हैं। नेक्स्ट आइए फिनोटाइप। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल पहचान होता है, यानी फिजिकली कैसा दिखता है वो उसका फिनोटाइप है। दूसरा है जीनोटाइप, अंदर से उसकी जीन की बनावट कैसी है उसे बोलते हैं जीनोटाइप, यानी सेट ऑफ जीन्स। ये जीन्स जो है होमोजाइगस हो सकती हैं या फिर हेटेरोजाइगस हो सकती हैं। जैसे यहां पर ये पेयर ऑफ जीन को हमने लिया था, दोनों अगर कैपिटल हैं तो ये होमोजाइगस है, होमो मीन्स सेम। दोनों अगर स्मॉल है तो ये होमोजाइगस है, लेकिन अगर एक स्मॉल और एक कैपिटल है तो ये डिफरेंट है, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे हम। नेक्स्ट आइए डोमिनेंट ट्रेट। तो अब ये जो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी एक टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस को शो कर रहा है। तो अगर ये दोनों ही एलील प्रेजेंट हो तो कौन सा फीचर दिखलाई पड़ेगा? तो जो फीचर दिखलाई पड़ेगा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो सप्रेस रहेगा, दबा हुआ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, दिखलाई नहीं पड़ेगा, वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें ये सारा टर्म्स यूज होगा। नेक्स्ट है F1 और F2 जनरेशन। तो यानी फादर से जो पहला जनरेशन पैदा हुआ बच्चा, ऑफस्प्रिंग जो है फर्स्ट जनरेशन का, उसको हम लोग फर्स्ट फेलियल जनरेशन बोलते हैं, F1 उसी का नाम है। और फिर उससे जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगी तो उसे हम लोग सेकंड फेलियल जनरेशन बोलेंगे। तो ये टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो को बैक करके, क्योंकि इसके बगैर आप आगे जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस रखिए कि एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एसक्यूपी में भी क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर। ग्रेगर जोहान मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उन्होंने हेरिडिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैरी किया। उनका एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि उनके मरने के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स से रिगार्ड किया गया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया कि किस तरीके से ट्रेट्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना। इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम। अब क्वेश्चन यहीं से राइज होना शुरू होता है कि उसने पाइसम सेटाइवम यानी पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो आंसर यहां पर है आपके पास। उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट है। मान करके चलिए कि वो इंसान को अगर चूज करता तो इंसान की लाइफ अपनी कितनी होती। मेंडल कितना साल जीते, 80 साल, 90 साल, और एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन में प्रोसेस करने में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती, वो मर जाते। जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाए। तो उनको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म लेना था जिसकी लाइफ साइकिल छोटी हो, ताकि कई जनरेशंस तक उसकी स्टडी की जा सके। इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना, लेकिन और भी रीजन थे। पी प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं। आप खाते होंगे मटर, देखते होंगे कितनी सीड्स होती हैं उसमें, यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। चूंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें, इसलिए उसको सेल्फ पॉलिनेट करना और फिर क्रॉस पॉलिनेट करना दूसरे प्लांट के साथ, ये पॉसिबल था। और उसके साथ बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थी।
तो नियरली 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और लास्ट ईयर इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोई 2 या 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बतलाइए और उसमें से ये बतलाइए कि डोमिनेंट कौन सा है। लास्ट ईयर 2024 में ये सीबीएसई ने पूछा था। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपको याद रखना होगा। पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो था वो था फ्लावर का कलर। या तो वो पर्पल कलर होगा या वाइट होगा। पर्पल डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट रिसेसिव ट्रेट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि एलील्स जो होंगी, अगर वो दोनों एलील्स एक ही साथ मौजूद हो तो जो एलील्स शो होगा, दिखलाई पड़ेगा, वो डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखलाई पड़ेगा वो रिसेसिव है। प्लांट की हाइट के हिसाब से टॉल डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है। प्लांट के सीड कलर के हिसाब से येलो जो है डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। शेप के हिसाब से राउंड शेप सीड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड वो रिसेसिव है। पॉड कलर को अगर आप लेंगे तो ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। पॉड की शेप लेंगे तो इन्फ्लेटेड, नॉर्मली आप देखेंगे बहुत ही स्मूथ चपटा सा रहता है, इसको इन्फ्लेटेड बोलते हैं हम लोग, ये डोमिनेंट है। और फिर आप दूसरा देखते होंगे कि अंदर जो दाना होता है मटर, उसके आकार का कई बार इस तरह का शेप का होता है, ऊपर का पॉड, ठीक है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, ये रिसेसिव है। प्लांट में फ्लावर की पोजीशन, यानी कहाँ पर फ्लावर लगता है, अगर वो फ्लावर एक्सियल है यानी कि किनारे की तरफ लगती है तो उसे हम लोग डोमिनेंट, और अगर टॉप पर लगता है जिसको टर्मिनल बोलते हैं तो वो रिसेसिव होगा। तो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाते हैं जहां सबसे पहले वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस उनकी 2 तरह की हुई थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब है अभी हम लोगों ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया उसमें से एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाना, तो मोनोहाइब्रिड है। और अगर 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया जाएगा तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो सबसे पहले मेंडल ने टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया। तो टॉल प्लांट के लिए यानी कि जो डोमिनेंट होता है उसे टी में लिखेंगे, कैपिटल टी में। तो यहाँ देखिए टॉल प्लांट के 2 एलील्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, यानी कि ये प्योर टॉल थे और प्योर ड्वार्फ, यहाँ पर दोनों को क्रॉस करवाया। और जब क्रॉस कराया तो जो गैमेट्स बनेगा, ठीक है, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने पढ़ा कि XY ये जीन होती है मेल के लिए और XX जीन होता है फीमेल के लिए। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये X अलग हो जाता है और Y अलग हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग हैप्लॉइड के नाम से यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड यानी हाफ। फिर आगे वो जब जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा फ्यूजन होने के बाद, तब फिर से वो 2n हो जाएगा यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगा बाद में ये। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये 2 टी जो कैपिटल टी है, इसमें से एक यहाँ पर गैमेट निकाल लिए हम लोग, स्मॉल टी का एक गैमेट यहाँ निकाल लिए, दोनों गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन हुआ यानी कि जो जाइगोट बना वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। अगर आप दूसरा भी निकालेंगे, इसका भी टी निकालिए और इसका भी स्मॉल टी, तो फिर से वही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस तरीके से हमको सेल्फ पोलिनेट कराना है, इसको हम लोग यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। इस मेथड से एक तरफ हम लोग एक गैमेट को रखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी निकला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी निकलेगा तो इसको इस तरफ रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों क्रॉस करवाइए, कैपिटल टी यहाँ देखिए आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया और स्मॉल टी यहाँ आ गया। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ही कैपिटल है तो ये किस तरह का प्लांट होगा, टॉल होगा। ये देखिए दोनों ही स्मॉल है तो ये कैसा होगा, तो ये ड्वार्फ होगा। अब ये दोनों को आप उठा लीजिए, हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल एक स्मॉल, लेकिन ये डोमिनेंट है इसलिए दिखलाई क्या पड़ेगा, तो दिखलाई ये टॉल पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर देखिए ये 2 हैं टॉल और ये एक प्योर टॉल है, तो 3 हमारे पास हो गए टॉल और एक हो गया आपका ड्वार्फ, तो 3:1। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। इसके बारे में पढ़े थे पिछले टॉपिक में अभी हम लोगों ने कि जो फिजिकली लुक, यानी फिजिकली लुक क्या होगा इसका,
3 टॉल 1 ड्वार्फ। लेकिन जब जीनोटाइप को हम लोग पढ़ेंगे तो आइए देख लें इसको भी, जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए इसकी जीन अलग है, इन दोनों की जीन अलग अलग है और इसकी जीन अलग है, इसलिए जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा ये होगा 1:2:1। 1 जो है यहाँ पर दोनों देखिए होमोजाइगस टॉल है और 2 देखिए यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल है और फिर 1 ये आपको होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो इस तरीके से ये बनाना होगा आपको और एग्जाम्पल्स लास्ट में हम लोग देखेंगे। जो इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि यही चीज़ पूछा जाएगा, थोड़ा सा अलग हट करके पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसी तरीके से निकाल करके और बतलाना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट आइए डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी यहाँ पर 2 ट्रेड्स को लेकर के और फिर उसको क्रॉस किया गया। तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रेड जो लिया गया उसकी ग्रुप थी येलो सीड और रिंकल्ड सीड, ठीक है, राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो राउंड और रिंकल्ड ये एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, और येलो और ग्रीन ये दूसरा ट्रेट है। तो राउंड और येलो ये डोमिनेंट है, इसलिए कैपिटल R और कैपिटल Y लिखा गया, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड ये रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल r स्मॉल y का इस्तेमाल किया गया। अब दोनों को यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, तो आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं। गैमेट पहले निकाल लीजिए, तो गैमेट आपको मालूम है कि हैप्लॉइड होगा, हाफ निकलेगा। तो यहाँ देखिए 2 का आधा निकालिए, एक कैपिटल R हो गया, और ये 2 स्मॉल y है तो एक निकालिए, स्मॉल y हो गया। यहाँ पर 2 स्मॉल r है तो एक r हो गया स्मॉल, और 2 कैपिटल Y है तो एक कैपिटल Y हो गया। गैमेट बन गया ये। अब दोनों क्रॉस करवाइए, तो आपके पास जो ऑप्शन बन सकता है वो इस तरीके से बनेगा। R पहला जो है स्मॉल r के साथ, ठीक है, और y जो है यहाँ पर ये कैपिटल Y के साथ। तब जो गैमेट बना आपके पास कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। अब दूसरा गैमेट जो बनेगा यहाँ पर वो भी तो वही निकलेगा ना, यहाँ एक R निकाला है तो दूसरा भी तो R निकलेगा कैपिटल, और एक स्मॉल y निकाला दूसरा भी स्मॉल y निकलेगा, यानी कि गैमेट सेम होगा। तब अब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो यहाँ पर जाइगोट निकला उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेट कराएंगे, यानी उसी तरह के सेम जाइगोट से पोलिनेशन करवाया जाएगा। तब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है, तो आप देखिए ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, चलिए यहाँ पर आपको लिख दें इस तरीके से, ये R R Y Y, और फिर से ये R R Y Y। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, दोनों को यहाँ पर हम लोग सेल्फ पोलिनेट करवा रहे हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल y, यही हो सकता है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y और फिर स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 हो गया। अब दूसरे का निकालिए, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इन चारों को आप यहाँ अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद क्रॉस कीजिए, देखिए कैपिटल R कैपिटल Y इस तरीके से निकाल लिए, सबको क्रॉस कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर आपको ढूंढ के निकालना है, तो देखिए किस तरह गैमेट निकला। यहाँ पर राउंड और येलो सीड्स एक है, तो आइए यहाँ पर लिख लें हम लोग राउंड एंड येलो। देखिए राउंड एंड येलो ये भी है, राउंड एंड येलो ये भी है, राउंड एंड येलो ये भी है, ठीक है। यहाँ देखिए ये डोमिनेंट है इसलिए रेसेसिव वाला शो नहीं होगा। राउंड एंड येलो ये भी है, यहाँ पर देखिए येलो नहीं है, यहाँ पर ग्रीन आ गया। यहाँ पर देखिए राउंड एंड येलो है, यहाँ पर भी देखिए ग्रीन आ गया। ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है, यहाँ पर राउंड नहीं है रिंकल्ड आ गया, ये भी रिंकल्ड आ गया, रिंकल्ड है रिंकल्ड है, ये राउंड है लेकिन ये ग्रीन है, ये राउंड एंड येलो यहाँ पर आया। अब गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 9। अब राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन देखिए आप, यहाँ पर 1 हो गया, राउंड एंड ग्रीन 2 हो गया, राउंड एंड ग्रीन यहाँ राउंड नहीं है, देखिए राउंड एंड ग्रीन 3 हो गया ये, ठीक है। तो राउंड एंड ग्रीन ये हो गए 3। अब फिर से यहाँ देखिए रिंकल्ड एंड येलो 1 है, रिंकल्ड एंड येलो 2 है, रिंकल्ड एंड येलो 3 है।
तो रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, ये 3 हो गया। अब ये लास्ट को देखिए आप, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 1 हुआ। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना आपका, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो बनेगा ये बनेगा 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो बहुत लंबा होता है और ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछेगा इसके ऊपर, लेकिन इसको जान लीजिए कि जब इसको निकालिएगा आप, तो अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखिएगा आप, ठीक है, तो ये निकलेगा 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1। ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, आपको सिर्फ ये जानना है, इतना आपको निकालना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेंडल ने ये साबित कर दिया कि ट्रेट्स जो है वो ट्रांसफर होती हैं और कुछ ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर देती हैं अपने आप को, यानी वो डोमिनेंट होती हैं, तो दिखलाई पड़ता है। तो किस तरीके से, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? तो हम लोगों को मालूम है कि डीएनए जो है हमारे बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। एक सेगमेंट डीएनए का जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, और ये जीन जो है वही कंट्रोल करता है हमारे ट्रेट्स को, यानी कैरेक्टर्स को। तो जिस वक्त डीएनए कॉपिंग होती है, तो जैसा कि पहले हम लोग देखे वेरिएशंस भी आता है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, वो ऑफस्प्रिंग में चला आता है ड्यू टू हेरिडिटी। यही आपको यहाँ बतलाना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्वेश्चन शायद पूछे ही जाएंगे, 99% चांसेस है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उसे भी हम लोग अभी थोड़ी देर में लेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंसान के अंदर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है, यानी ऑफस्प्रिंग का जन्म लेना, लड़का या लड़की, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जितने भी तरह के दुनिया में प्राणी हैं, स्पीसीज हैं, हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन का कुछ ऑर्गेनिज्म में बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका होता है। वो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के जरिए गैमेट्स बना करके सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ एनिमल अपने फर्टिलाइज एग को किस तरह के टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, उसके हिसाब से सेक्स डिटरमाइन होता है। कुछ रेप्टाइल्स हैं जो कि पानी में, ठंडे पानी में अगर अपने एग को ले करते हैं और वहां से फिर ऑर्गेनिज्म निकलता है, तो वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वो वाटर स्ट्रीम जो है गर्म है, तब उसके हिसाब से डिटरमिनेशन होगा। इसमें स्नेल्स वगैरह हैं जो कि अपने सेक्स को अपने परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लेती हैं, यानी कि वहां पर सेक्स डिटरमिनेशन नहीं होता है। लेकिन ये सब तो रेयर एग्जांपल्स हो गए, ये हमें पढ़ना भी नहीं। हम लोगों को यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के ऊपर कंसिडर करना है और उसी के ऊपर फोकस करना है और उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। इसमें से 1 पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। फीमेल के अंदर 2X सेक्स क्रोमोसोम्स होती हैं और मेल में XY होता है। मेल का जो गैमेट है वो स्पर्म कहलाता है और फीमेल का गैमेट एग कहलाता है। ये आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पिछले बार पढ़ा होगा। जिस वक्त गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये हैप्लॉइड सेल आपस में डिवाइड हो जाती हैं। 2024 में CBSE ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है और फ्लो चार्ट के जरिए इस चीज़ को, इस आंसर को बतलाने को बताया है। तो आइए एक फ्लो चार्ट बना लें हम लोग। हम लोग को मालूम है फादर के पास जो है, यानी कि लड़के के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा XY और मदर के पास यानी फीमेल के पास XX। जब ये हैप्लॉइड मियोसिस के प्रोसेस से हैप्लॉइड सेल बनेगा इसमें, तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर ये X गैमेट और Y, X और X फीमेल में रहेगा। ठीक है, ये बन गया आपका गैमेट।
अब जब फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर, तो ये चांस की बात है, किसी को नहीं मालूम कि कौन सा स्पर्म कौन सा एग के साथ जाकर मीट करेगा और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर ये एक्स फीमेल के इस वाले एक्स के साथ मिलता है, तो यहाँ पर जिस ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, या फिर इसको हम लोग ज़ायगोट बोल सकते हैं, ठीक है, वो होगा एक्स एक्स, और एक्स एक्स किसके लिए है? गर्ल के लिए है, इसलिए यहाँ पर जो चाइल्ड होगी वो गर्ल चाइल्ड है। अगर ये एक्स इस वाले एक्स के साथ कंबाइन करता है, तो फिर से ये फॉर्मेशन हुआ एक्स एक्स, यानी कि गर्ल चाइल्ड। अगर ये वाई इस वाले एक्स के साथ कंबाइन करता है, तो एक्स वाई यानी कि बॉय चाइल्ड होगा वो, और ये वाला वाई अगर इस वाले एक्स के साथ कंबाइन करता है, तो फिर से एक्स वाई यानी कि बॉय चाइल्ड होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 50% चांस जो है वो बॉय का है और 50% चांस यहाँ पर गर्ल चाइल्ड का है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 50% है। लेकिन क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, जहाँ पर हमारे समाज में आज जिस तरह की परिस्थिति है, लड़की का जन्म होने के साथ ही लड़कियों के ऊपर ब्लेम लगने लगता है कि तुम्हारी गलती है। कई बार गांव में हम लोग सुनते हैं कि घर से भी निकाल दिया जाता है। तो जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आपको इसलिए चीज़ बतलाया जा रहा है कि इन चीज़ों को जानो आप, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चांस की बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो मदर को तो नहीं ढूंढ सकते हैं, मदर के पास तो दोनों ही एक्स है, फिर फादर है, यानी कि अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो लड़का रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए क्वेश्चन आंसर को देख लें। एसक्यूपी में 2025 में क्वेश्चन जो पूछा गया, पहला क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स द फादर पोसेस्ड लॉन्ग ईयर एंड द मदर पोसेस्ड शॉर्ट ईयर्स। If the parents had pure dominant and recessive trait respectively, then calculate the ratio of genetic makeup of F2 generation, show a suitable cross। तो suitable cross को दिखलाते हुए आपको यहाँ पर बतलाना है। तो आइए इसे सॉल्व करें हम लोग। फादर इनके लॉन्ग ईयर है और मदर के पास शॉर्ट ईयर है, और बोला जा रहा है कि पेरेंट का प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो आइए यहाँ पर क्रॉस करें हम लोग। किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले फादर का यहाँ बना लें, तो कैपिटल एल चूंकि डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल में लेंगे, और मम्मी का रिसेसिव है इसलिए स्मॉल लेंगे। दोनों प्योर है इसलिए हम लोग दोनों कैपिटल एल और दोनों स्मॉल एल ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो इसका कैपिटल एल और इसका जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल एल। दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा। यूनिट स्क्वायर में जब इसको हम लोग फिक्स कर देंगे इस तरीके से, तो एक तरफ कैपिटल एक तरफ स्मॉल रखेंगे, इधर कैपिटल इधर स्मॉल। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आया तो देख लीजिए, कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पर आइए कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल। तो हमारे पास जो आया एक आया यहाँ पर ये प्योर, ठीक है, लॉन्ग है। एक आइए यहाँ पर ये है प्योर शॉर्ट, और ये जो दो देख रहे हैं आप ये दोनों प्योर नहीं है, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों प्योर नहीं है, लेकिन चूंकि डोमिनेंट लॉन्ग है इसीलिए ये लॉन्ग ही कहलाएगा, यानी हेट्रोजाइगस है। तो इस क्रॉस के हिसाब से रेशियो क्या निकला? तो रेशियो निकला आपको 1:2:1, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो बताया गया है। तो जेनेटिक मेकअप यहाँ पर 1:2:1 है, यानी 1 प्योर लॉन्ग है, 2 जो है वो इम्प्योर लॉन्ग है यानी कि हेट्रोजाइगस, और 1 जो है प्योर शॉर्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए। इफ फादर हैज शॉर्ट ईयर्स एंड द मदर हैज लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन। अब उल्टा कर दीजिए इसको, ठीक है, फादर के पास यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए और मदर का जो है वो लॉन्ग कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें भी देखिए वही निकलेगा गैमेट और इसमें भी सेम गैमेट निकल रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज इन द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, स्टिल 1 लॉन्ग 2 इम्प्योर लॉन्ग और 1 शॉर्ट, यही रेशियो रहेगा। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से 2024 में पूछा गया था। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। विच ऑफ द टू पेरेंट्स, द मदर और द फादर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो हम लोगों ने इसको अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, इंक्लूडिंग XY सेक्स क्रोमोसोम जो कि मेल में होगा
और XX ये फीमेल में होगा। और किस तरीके से मेल और फीमेल का गेमेट बनेगा और गेमेट का फिर क्रॉस होगा, फ्लोचार्ट आपको बनाना है, बतलाना है। और फिर जो अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले कि फीमेल के पास तो दोनों ही X है, इसलिए इससे तो डिटरमिनेशन का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। लेकिन मेल के पास एक X एक Y है, अगर ये Y इस X के साथ मिलेगा तभी मेल चाइल्ड होगी, अगर ये X X के साथ मिल गया तो फीमेल चाइल्ड है। तो रिस्पॉन्सिबल तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता है, ये चॉइस की बात है ही नहीं, ये चांस की बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।